मॉर्निंग। पिछले 16 साल के फिजियोथेरेपी के एक्सपीरियंस में एक बात तो निश्चित है, फिजियोथेरेपी बहुत बोरिंग होती है। जब भी हम किसी भी पेशेंट्स को लगातार अपने सेंटर पे एक्सरसाइजेस के लिए और कंटिन्यूअस एक्टिविटी के लिए बुलाना चाहते हैं, या सपोज उनको घर पे कुछ एक्सरसाइजेस बताने के लिए प्लान करते हैं, कुछ समय तक तो एंथुजियाज्म रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो फेड ऑफ हो जाता है। कम्यूट एक कारण है जिसके ऊपर हम इतने समय से बात करते आ रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा कारण है, वो है मोनोटोनस एक्टिविटी। एक ही प्रकार की एक्टिविटी, किसी भी प्रकार का टास्क ओरिएंटेशन नहीं होना, किसी भी प्रकार का फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होना। और अगर किसी भी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको ये हाथ दिन में 20 बार उठाना है, 50 बार उठाना है और लगातार उठाना है, एक समय तक तो वो करेगा, लेकिन उसके 2 4 5 दिन के बाद में वो भूल जाएगा, या फिर उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। जब तक उसे मोटिवेशन है, जब तक उसे पता है कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, तब तक वो उस एक्टिविटी को बहुत शिद्दत से करते हैं। तो यहाँ पे जरूरत होती है बार बार फीडबैक्स की, बार बार ऐसे लूप्स की जिनमें बताया जाए कि नहीं, हाँ ये एक्टिविटी आपकी अच्छी चल रही है, देखो इतना प्रोग्रेस आ गया है, ये सारी चीजों को। यही कारण है कि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट बनाए रखना और उन एक्टिविटीज को मोटिवेटेड बनाए रखना, सिर्फ एक्टिविटीज के नाम पे नहीं, बल्कि किसी ना किसी प्रकार से टास्क, गेम या किसी ना किसी प्रकार से उसको इंटरेस्टिंग बनाना, दैट इज ऑल्सो अ जॉब ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट। सिंपल एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करने से नहीं हो पाता। आज हम बात करने जा रहे हैं रिहैब की आवश्यकता पार्किंसंस के पेशेंट्स में। इन पेशेंट्स में तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार पार्किंसन अर्ली स्टेज में ही क्यों ना डायग्नोज हो, सबको पता है ये प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। किन्हीं कंडीशंस में बहुत तेजी से प्रोग्रेस करती है, किसी के लिए थोड़ा धीमे धीमे प्रोग्रेस करती है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करती है, यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारा डोपामिन बना रहा है, ब्रेन का वो हिस्सा जो जिसमें डिजनरेशन हो रहे हैं और डोपामिन की कमी हो रही है, वो डोपामिन की कमी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। वो जो इंटरनल चेंज हो रहा है, जो मेन प्रॉब्लम है, कहो तो वो थोड़ा बहुत स्टेगनेंट भी हो जाए, लेकिन अगर उसकी वजह से इनएक्टिविटी आ गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गई, या फियर आ गया और मूवमेंट्स को बंद कर दिया, तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा जानलेवा हो जाते हैं, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना, मस्कुलर इंटीग्रिटी को बनाए रखना, फिजियोथेरेपी इज इसेंशियल। डोपामिन की कमी की वजह से एक कॉमन सी प्रॉब्लम इनमें होती है, वो होती है मूवमेंट इनिशिएशन की। किसी भी प्रकार का मूवमेंट इनिशिएट, दैट्स व्हाई फ्रीजिंग एपिसोड्स आते हैं, जहां पे खड़े वहीं पे जम गए, चलना शुरू किया तो स्टॉप नहीं हो पा रहा, तेजी से भागते हुए जा रहे हैं, स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, ये आगे की प्रोग्रेसिव कंडीशंस में आता है। शुरुआती कंडीशंस में फटीग है, शुरुआती कंडीशंस में मांसपेशियों में थोड़ा कड़कपन है, रिजिडिटी है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अगर शुरुआती समय से ही एक कंटिन्यूअस फिजियोथेरेपी एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट किया जाए अलोंग विथ अ मेडिसिन, इवन मेडिसिन भी 4 4 घंटे में है, क्योंकि जो डोपामिन बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, मेडिसिन में उसको सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है, और वो हर 4 घंटे में अपना एक पीक एक्शन पे पहुंचता है, फिर डिप्राइव होता है, तो मेडिसिन डिपेंडेंट तो यहाँ पे हो गए। लेकिन उस मेडिसिन के साथ में भी जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जो जनरलाइज हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उसको फिजियोथेरेपी दूर कर पाता है। अब क्या इन पेशेंट्स के लिए रेगुलर फिजियोथेरेपी सेंटर पे आना या घर पे बताई हुई कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस को बोरिंग तरीके से करते रहना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जनरली लोग छोड़ देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करना शुरू कर देते हैं, जनरलाइज कोई एक्टिविटी, वॉक करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वॉक करते समय पता चला किसी दिन गिरने का डर हो गया तो वो भी बंद कर दिया। यानी हमारी टारगेट ओरिएंटेड, हमारी मसल स्पेसिफिक, जिन मसल्स में प्रॉब्लम है, वो एक्टिविटी, थेरापेटिक एक्टिविटी, वंस अगेन मैं फिर से बोलूंगा, जनरलाइज एक्सरसाइजेस और थेरापेटिक एक्सरसाइजेस में बहुत डिफरेंस है। थेरापेटिक एक्सरसाइजेस उनको प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो जनरलाइज एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे। थेरापेटिक एक्सरसाइजेस उनको प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो टारगेटेड मसल्स, यानी कि जिन एक्टिविटी में, जिन मस्कुलेचर में प्रॉब्लम है, उनको वापस से स्ट्रेंथन करें, उनकी इंटीग्रिटी को वापस से लेकर आए, इसके लिए टारगेटेड थेरापेटिक एक्सरसाइजेस होती है। थेरापेटिक एक्सरसाइजेस का उद्देश्य है
पेन को दूर करना, मसल इंटीग्रिटी को एनहेंस करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को वापस से नॉर्मल लेकर आना, बीमारियों को दूर करना, इन सब चीजों के लिए थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज हैं। जनरलाइज एक्सरसाइजेज हमारे लिए वेलनेस को प्रमोट करती हैं। अब हमारी जो कंडीशन है उस कंडीशन को यथावत बनाए रखने में काम करती हैं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पेन है, प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने एक पैर पे खड़े होकर सारी एक्सरसाइजेस करने लगे जैसा कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर रहा है। और कई बार ऐसी एक्सरसाइजेस देख के कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। पार्किंसन के पेशेंट्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रिहैब टेक एक सोल्यूशन है। मैंने देखा है कई लोगों ने कुछ कुछ सोल्यूशंस बनाए लेकिन वो वाइड स्प्रेड नहीं हो पाए। एक स्टिक बनाई जिसमें एक लेजर है, क्योंकि इनको मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर पाते, तो वर्बल या विजुअल क्यू अगर मिलता है तो ये अपने पैरों को अच्छे से चला पाते हैं, क्योंकि एक क्यू मिल रहा है दिमाग को, एक वर्बल या विजुअल यानी कि कानों से या आंखों से एक क्यू मिला जिसकी मदद से ये अपने मूवमेंट्स को थोड़ा सा अच्छे से कर पाते हैं। तो उस विजुअल क्यू के लिए एक स्टिक के नीचे उन्होंने एक लेजर लगाया। जैसे ये ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वो लेजर आगे की तरफ दिखता है, तो एक विजुअल क्यू समझ में आता है। पेशेंट को ट्रेन किया कि आगे की तरफ में जाना। बस इसका एडेरेंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इकोसिस्टम का पार्ट नहीं बना। सिर्फ एक अकेला क्यू। इस इकोसिस्टम में न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैब टेक का कंप्लीट हमारा डेटा मैनेजमेंट, पूरा कंटिन्यूअस वीडियो एक्सरसाइजेस, हर हफ्ते उनके साथ में बात करना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व जब होती हैं तब जाकर एक अकेले इनोवेशन को मदद मिल पाता है। अगर ऐसा एक रिस्ट वॉच हमारे पास है और उस रिस्ट वॉच में उसके मूवमेंट अगर हमें कम दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से वो चल रहा है, और यही रिस्ट वॉच एक वर्बल क्यू दे दे, द प्रॉब्लम इज समहाउ लेस। इनकी मसल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, इनकी कंडीशंस को बनाए रखने के लिए अगर ये प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड हो जहां पे इनके पूरे हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को, वंस अगेन फिर से मैं हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के लिए बोलूंगा, ये सिर्फ हमारे वाइटल तक सीमित नहीं होने चाहिए। जनरली हम बोलते हैं हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और वॉट एवर बॉडी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। व्हाट अबाउट द मस्कुलर पैरामीटर्स? किन मसल्स की स्ट्रेंथ है, किन मसल्स में टाइटनेस है, कौन सी मसल ओवरडू कर रही है, कहां पे रिजिडिटी का असर ज्यादा आ रहा है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंपेयर कर रहा है, इस डेटा के ऊपर भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। रिहैब टेक यहीं पर काम करता है जब हमें उनके मस्कुलर, उनके पॉस्चर, उनके पॉस्चरल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म या उनके जनरल फिजिकल हेल्थ के बारे में जब हमें पता चलता, अलोंग विथ वाइटल्स, इन दोनों को मिलाकर एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाना, एक मोटिवेटेड प्रोग्राम बनाना, एक टास्क ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना आसान हो जाता है। कई बार हमने कई बार अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि हमने एक एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब तो कर दी बट पेशेंट वो अच्छे से कर ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी एबिलिटी ही नहीं, कहीं पे एक मिस जजमेंट हो गया। तो मूवमेंट तो करवाना है, उस मूवमेंट के लिए जितनी कैपेबिलिटी है पेशेंट की उस हिसाब से, और पेशेंट का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से एक्टिविटीज को अगर प्लान करते हैं तो एक रोबस्ट तरीके से केयर को और एडहेर कर सकते हैं। रिहैब टेक का सिस्टम या कंप्लीट इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है हर उस न्यूरोलॉजिकल क्रोनिक के पेशेंट के लिए, जैसे कि पार्किंसोनिज्म, जिसमें मेंटेनेंस एक मूल उद्देश्य है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करके रखना एक मूल उद्देश्य है, जिससे कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आ जाते हैं, फियर की वजह से आ जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से आ जाते हैं, उसको दूर किया जा सके। पार्किंसन के पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट है रिहैब टेक की, इंडिया में रिक्वायरमेंट है रिहैब टेक की। थैंक यू।